Hello students, welcome to Concepts of Biology by Muntazir. Today we are going to start the ninth lecture of molecular base of inheritance. In this lecture, we will discuss about the most important topic of the biology, most important topic of your NCERT, that is DNA replication. अगर हम DNA replication की बात करेंगे, यहाँ तक हम चलते आए हैं कि DNA जेनेटिक मटेरियल है. आपको पता होगा बेटा कि DNA जेनेटिक मटेरियल है. अब सेल डिवीजन के दौरान डीएनए क्या करता है, ये अपने आप की एग्जैक्ट कॉपी बना के डॉटर सेल्स में चला जाता है. अब हम देखेंगे डीएनए अपने आप को कैसे कॉपी करता है, अपने आप की कैसे ये एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, सो दैट ये डॉटर मॉलिक्यूल्स में फिर जाता है. अगर यहां पे इस डीएनए रेप्लिकेशन की बात करेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन से हर साल एनटीए नीट में एक क्वेश्चन पूछता है. तो अगर आप ये वीडियो नेक्स्ट 1 घंटे तक देखेंगे तो याद रखना डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसे तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा. याद रखना आपको कभी फिर से ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बिल्कुल कंसेप्चुअल टॉपिक है और बिल्कुल आपको ध्यान रखना है. एट द एंड में हर कोई चीज यहां पे डिक्टेट करूंगा, आप वो लिखेंगे. तो चलिए बेटा यहां पे हम स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स. अगर हम बात करेंगे पहले डीएनए रेप्लिकेशन की, एज यू नो डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल. डीएनए बेटा जेनेटिक मटेरियल है. तो जब सेल डिवाइड करती है तो ये अपने डीएनए के एग्जैक्ट मॉलिक्यूल बना के ये डॉटर सेल्स में चला जाता है. तो रेप्लिकेशन इसी चीज को कहते हैं कि पेरेंट सेल अपने डीएनए के एग्जैक्ट मॉलिक्यूल्स बना के ये डॉटर सेल में आ जाता है, ये डॉटर सेल में चला जाता है. इसको हम, इस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं. ठीक है बेटा, ये जो रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन हो जाते हैं विद हाई फिडेलिटी, बहुत होशियारी के साथ. बिकॉज अगर मैं किसी स्पीशीज की बात करूंगा, सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज इसी पे डिपेंड है, डीएनए रेप्लिकेशन पे डिपेंड है. जो ये डीएनए रेप्लिकेशन है ये हाई फिडेलिटी के साथ चलती है बेटा, ये हाई फिडेलिटी के साथ हो जाती है, बहुत होशियारी के साथ हो जाती है. अगर कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई तो दैट लीड्स टू द जेनेटिक डिसऑर्डर्स, दैट लीड्स टू द अनदर डिसऑर्डर्स जो हम डिस्कस करेंगे बेटा. तो अगर हम इसके बाद देखेंगे, इसके बाद अगर हम देखेंगे इस डीएनए रेप्लिकेशन की, डीएनए रेप्लिकेशन स्कीम थी दो साइंटिस्ट ने, वॉटसन एंड क्रिक साहब ने. ठीक है बेटा, वॉटसन एंड क्रिक साहब ने. और जो डीएनए की सिंथेसिस, जो नई डीएनए की सिंथेसिस हो जाएगी, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं जो हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं. और अगर हम बात करेंगे बेटा प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स की, दोनों रेप्लिकेशन करते हैं, बट योर एनसीईआरटी इज ओनली मेंशनिंग द डीएनए रेप्लिकेशन इन द प्रोकैरियोट्स. और हम क्या यहां पे करेंगे, हम डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में पढ़ेंगे, बट साथ साथ में ही हम डिफरेंस देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स. और नेक्स्ट लेक्चर में यूकैरियोटिक के बारे में, यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगा. और आई होप कि ये वीडियो आप शेयर करेंगे और ये वीडियो आप उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाएंगे जिनका यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन में प्रॉब्लम होगी. ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप बेटा ऊपर लिखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन. ठीक है बेटा, तो चलिए अगर मैं स्टेप्स की बात करूंगा, सबसे पहले हम स्टेप्स में देखेंगे. तो सबसे पहले अगर हम प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन देखेंगे तो नंबर 1 हो जाती है यहां पे इनिशिएशन ऑफ द रेप्लिकेशन, यानी रेप्लिकेशन बेटा इनिशिएट हो जाएगी. एज यू नो जो पेरेंट डीएनए होता है बेटा, पेरेंट डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं. दीस 2 स्ट्रैंड्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर. अभी तक 9 लेक्चर्स में मैंने यही पढ़ाया आपको. ठीक है, तो पेरेंट स्ट्रैंड जो है, पेरेंट स्ट्रैंड्स में जो है, पेरेंट डीएनए में जो है 2 स्ट्रैंड्स होते हैं एंड दीस 2 स्ट्रैंड्स आर कंप्लीमेंट्री टू द ईच अदर. ये कंप्लीमेंट्री होते हैं आपस में. और यहां पे अगर हम इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन की बात करेंगे, डीएनए की किसी भी पोजीशन से रेप्लिकेशन बेटा स्टार्ट नहीं हो जाती है. फिर क्या होती है, एक पर्टिकुलर साइट होती है. इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स, उनको हम ओआरआई साइट्स कहते हैं बेटा. यहां पे ओआरआई साइट है, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स है. ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स है, यहां से डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएट हो जाएगी, यहां से डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएट हो जाएगी. तो अभी तक आपने एक पॉइंट सीखा कि किसी भी पोजीशन से डीएनए रेप्लिकेशन बेटा स्टार्ट नहीं हो जाती है. देयर आर द पर्टिकुलर साइट्स प्रेजेंट ऑन द डीएनए दैट इज कॉल्ड द ओआरआई साइट्स, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स. ये जो बेटा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स है, यहां पे इनिशिएट हो जाती है रेप्लिकेशन. अगर हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक
प्रोकैरियोटिक डीएनए की, प्रोकैरियोटिक डीएनए में एक ही ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है, एज वेल एज अगर हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स की, यूकैरियोट्स में मल्टीपल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स होते हैं, मल्टीपल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स होते हैं, याद रखना, ठीक है बेटा। उसके बाद यहां पे क्या हो जाता है, सो दिस इज द प्रोकैरियोटिक डीएनए, और प्रोकैरियोटिक डीएनए पे पर्टिकुलर साइट्स है, इनको हम ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट कहते हैं। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में बेटा एक ही ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है, वन ओआरएस साइट होती है, वन ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है। उसके बाद यहां पे क्या हो जाता है बेटा, एक स्पेशल प्रोटीन इस ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पे बाइंड करता है, इसको हम बेटा कहते हैं डीएनए ए प्रोटीन। डीएनए ए प्रोटीन जब ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पे बाइंड करेगा, दिस इज डीएनए ए प्रोटीन, तो इसकी वजह से ये जो यहां पे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है ना बेटा, यहां पे ये सेपरेट हो जाते हैं वहां पे डीएनए, ठीक है बेटा। डीएनए सेपरेट हो जाता है किसकी वजह से, जब डीएनए ए प्रोटीन बाइंड करेगा किसके ऊपर, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पे, तो यहां पे जो दो स्ट्रैंड्स है ये सेपरेट हो जाएंगी और एक स्ट्रक्चर बेटा बनाती है, इसको हम रेप्लिकेशन बबल कहते हैं, ठीक है बेटा, रेप्लिकेशन बबल कहते हैं। अगर हम रेप्लिकेशन बबल की बात करेंगे, अगर हम रेप्लिकेशन बबल की बात करेंगे बेटा, अगर हम रेप्लिकेशन बबल की बात करेंगे, दीज आर रिच इन AT बेस सीक्वेंस, यहां पे AT बेस सीक्वेंस होती है रेप्लिकेशन बबल पे, बिकॉज इन बिटवीन द एडेनिन एंड द थाइमिन दो बॉन्ड्स होती है, इन बिटवीन द C एंड द G, साइटोसिन एंड द गोनोसिन, तो यहां पे तीन बॉन्ड्स होते हैं। तो ये जो रेप्लिकेशन बबल यहां पे बन गया, ये रिच होता है AT बेसिस से, ये रिच होता है AT बेसिस से, ये आप बेटा याद रखेंगे, ठीक है बेटा। दीज आर रिच इन AT बेसिस, एडेनिन थाइमिन बेस की छोटी सी सीक्वेंस यहां पे इस रेप्लिकेशन बबल पे प्रेजेंट होती है। तो यहां पे आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज रेप्लिकेशन बबल। मैंने बोला कि अगर हम दो पैरेंट स्ट्रैंड्स की बात करेंगे डीएनए की, तो यहां पे पर्टिकुलर साइट्स होती है कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स। ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स है बेटा, यहां से इनिशिएट हो जाती है रेप्लिकेशन। वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, ठीक है बेटा। उसके बाद इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पे यहां पे एक प्रोटीन बाइंड करता है, इसको हम डीएनए ए प्रोटीन कहते हैं। ये जो डीएनए ए प्रोटीन है, ये इस जगह पे ऑरिजिन रेप्लिकेशन साइट पे यहां पे पेरेंट डीएनए को क्या सेपरेट करता है और यहां पे बबल लाइक स्ट्रक्चर बना, जिसको हम रेप्लिकेशन बबल कहते हैं। तो ये जो रेप्लिकेशन बबल है, ये इसमें शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ AT होती है, नॉट CG, बिकॉज AT के दरमियान दो बॉन्ड्स होते हैं, CG के दरमियान तीन बॉन्ड्स, तो दो बॉन्ड्स को हाइड्रोलाइज करने में कम एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू द तीन बॉन्ड्स, इसीलिए रिच होती है AT बेसिस से, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर हम देखेंगे, एक ही रेप्लिकेशन बबल बन जाता है प्रोकैरियोट्स में एंड मल्टीपल रेप्लिकेशन बबल बन जाते हैं यूकैरियोट्स में। एक ही रेप्लिकेशन बबल बन जाता है प्रोकैरियोट्स में एंड मल्टीपल रेप्लिकेशन बबल्स बन जाती है यूकैरियोट्स में। तो यहां पे अगर आपसे ही मैं क्वेश्चन पूछूंगा क्यों बेटा, तो यहां पे आपका आंसर ये होना चाहिए, बिकॉज इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ओनली वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट प्रेजेंट, इसीलिए यहां पे एक रेप्लिकेशन बबल बनता है। अगर हम बात करेंगे यूकैरियोट्स की, सर मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स प्रेजेंट, जितने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होंगे उतने ही क्या बेटा रेप्लिकेशन बबल बन जाते हैं, यानी मल्टीपल रेप्लिकेशन बबल बनते हैं इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स। इसीलिए यूकैरियोट्स में रैपिड रेप्लिकेशन हो जाती है एज कंपेयर टू दी प्रोकैरियोट्स। यहां तक बेटा आपको समझ आ गया, बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। जो मैंने यहां पे बोला इसको हम लास्ट में लिखेंगे भी, ठीक है बेटा, हर कोई चीज लिखेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट कंसेप्ट पहले अपने आप में डेवलप कीजिए। जितना कंसेप्ट आपका क्लियर होगा उतना ही आप जाएंगे जिंदगी में। तो उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद अगर मैं बात करूंगा, आपकी एनसीईआरटी एक पॉइंट मेंशन करती है जिसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटिन्यूअस एंड बाई डायरेक्शनल। की डीएनए की रेप्लिकेशन जो होती है बेटा, ये सेमी डिसकंटिन्यूअस होती है और बाई डायरेक्शनल। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटिन्यूअस, ठीक है बेटा, सेमी डिसकंटिन्यूअस एंड बाई डायरेक्शनल
एंड बाई डायरेक्शनल। सर ये सेमी डिसकंटिन्यूअस क्या है और ये बाई डायरेक्शनल क्या है, यही मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अगर मैं बात करूंगा तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है ना बेटा, ये ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हो जाती है। डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हो जाती है, एंटी पैरेलल टू द पेरेंट स्ट्रैंड। अगर ये पेरेंट स्ट्रैंड 3 प्राइम 5 प्राइम है तो डीएनए रेप्लिकेशन यहां से यहां हो जाएगी बेटा, यहां से यहां हो जाएगी, तो ये ऑलवेज 5 प्राइम टू द 3 प्राइम हो जाएगी। उसको हम कहते हैं कि यूनिडायरेक्शनल है। बट योर एनसीईआरटी इज मेंशनिंग कि डीएनए रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल। अगर हम जनरली देखेंगे तो डीएनए रेप्लिकेट करता है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी डीएनए नई डीएनए की सिंथेसिस हो जाएगी फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। बट यहां पे अगर हम बात करेंगे, ये जो रेप्लिकेशन बबल है, ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है, रेप्लिकेशन बबल है, यहां पे डीएनए रेप्लिकेशन जो है बेटा ये बाई डायरेक्शनल होती है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहां से यहां और यहां से फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है डीएनए रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल। अगर जनरली देखेंगे तो डीएनए की सिंथेसिस हो जाती है from 5 prime to 3 prime anti parallel to the parent strand। बट अगर हम रेप्लिकेशन बबल पे देखेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होती है, यहां से यहां और यहां से यहां। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है डीएनए रेप्लिकेशन बेटा सेम बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है। अब और एक पॉइंट लिखते हैं सेमी डिसकंटिन्यूअस। ये जो सेमी डिसकंटिन्यूअस है ये आप आगे समझेंगे, ठीक है। सेमी डिसकंटिन्यूअस क्या है? अब यहां पे जब डीएनए ए प्रोटीन यहां पे बाइंड करता है और रेप्लिकेशन बबल बनाता है, डीएनए ए प्रोटीन अभी भी इसके ऊपर है और ये दो स्ट्रैंड्स को बेटा सेपरेट कर देता है। डीएनए ए प्रोटीन अभी भी यहां पे रेप्लिकेशन बबल पे है और अभी भी इसको सेपरेट कर देता है। जब ये ज्यादा सेपरेट इसको करता है तो यहां पे एक स्ट्रक्चर बनता है। इस स्ट्रक्चर को हम बेटा रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। यानी डीएनए ए प्रोटीन कीप्स द टू स्ट्रैंड separate and this leads to the formation of the structure called the replication fork। ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम बेटा रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। आपसे वादा है इन्हीं 3 डायग्राम से मैं आपको डीएनए रेप्लिकेशन समझा दूंगा और उसके बाद यूट्यूब पे हर किसी से ढूंढो, चाहे बड़े बड़े टीचर्स है या कोई भी है, ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा, याद रखना मेरी बात। तो यहाँ पे जब ये सेपरेट हो गए तो इन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाया रेप्लिकेशन फॉर्क। इसी रेप्लिकेशन फॉर्क पे आप समझोगे कि कैसी नई डीएनए की सिंथेसिस हो जाएगी, न्यूली सिंथेसाइज कैसे हो जाता है डीएनए, ठीक है बेटा। तो चलिए यहाँ पे इस रेप्लिकेशन फॉर्क पे दिखाता हूं। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो यहाँ से ग्रीन से आपको दिख रहा है ना, इसको हम एक एंजाइम होता है, इसको हम डीएनए हेलिकेज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डीएनए हेलिकेजेस कहते हैं। ये जो डीएनए हेलिकेज है, अब यहां पे डीएनए ए प्रोटीन ने इन पेरेंट स्ट्रैंड्स को जो ब्लैक से इनको सेपरेट किया। जब सेपरेट करता है तो यहां पे क्या हो जाता है बेटा, यहां पे उसके बाद डीएनए को सेपरेट रखना है, ठीक है बेटा। तो यहां पे एक एंजाइम आता है, इसको हम कहते हैं डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज क्या करता है? डीएनए हेलिकेज ऐसे आगे आगे चलता है। जब डीएनए हेलिकेज आगे आगे चलेगा बेटा, पीछे पीछे से दो स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएगी। सो डीएनए हेलिकेज जो है बेटा ये सेपरेट करता है 2 पैरेंट डीएनए को, 2 पैरेंट डीएनए स्ट्रैंड्स को ये सेपरेट करता है। कौन? डीएनए हेलिकेज। ये जो डीएनए हेलिकेज है ना, इट डिपेंड्स ऑन द एटीपी, इट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी। ये एनर्जी को यूज करके दो स्ट्रैंड्स को सेपरेट करता है, ऐसे आगे चलता है एंड बड़ी बड़ी बुक्स को लिखती है। इट एक्ट्स ऐसे जिप ओपनर, जैसे जिप होती है। अगर मैं आपको बेटा यहां पे दिखाऊंगा, दीज आर द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए और यहां पे डीएनए हेलिकेज आगे आगे जाता है। देखिए पीछे पीछे से 2 स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाते हैं। सो इट इज फंक्शन इज रिलेटेड टू द जिप ओपनर। ये हर कोई बुक लिखती है, आपके क्वेश्चन में भी ये मिल सकता है कि डीएनए हेलिकेज का क्या काम है। ये डीएनए हेलिकेज क्या करता है बेटा? ये सेपरेट करता है 2 डीएनए को, 2 पैरेंट डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर देता है एंड इट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी। ये एनर्जी पे डिपेंड होता है एंड इट इज फंक्शन इज रिलेटेड टू जिप ओपनर। जैसे जिप से हम ओपन करते हैं चेन को, वैसे आगे आगे जाएगा और 2 स्ट्रैंड्स बेटा ये क्या हो जाएंगे? ये सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ द डीएनए हेलिकेज। अब ये आगे आगे जब जाता है बेटा, जब ये आगे आगे गया तो पीछे से 2 स्ट्रैंड्स सेपरेट हो गई। ये जो 2 स्ट्रैंड्स है ये फिर से जिद करते हैं कि हम फिर से जुड़ जाएंगे पीछे पीछे से। ये 2 स्ट्रैंड्स पीछे पीछे से फिर से जिद करते हैं कि हम जुड़ जाएंगे
तू क्या करेगा, डीएनए हेलिकेज को बोलते हैं तू क्या करेगा, हम यहाँ पे फिर से जुड़ेंगे। बट कुदरत क्या करती है, कुदरत और एक टाइप के प्रोटीन यहाँ पे लाती है जो मैंने रेड से यहाँ पे डिनोट किए, इनको हम एसएसबी प्रोटीन कहते हैं बेटा। ये जो एसएसबी प्रोटीन है इनको हम सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडेड प्रोटीन कहते हैं। याद रखना, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडेड प्रोटीन। ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडेड प्रोटीन है ये क्या करते हैं बेटा, ये सिंगल स्ट्रैंड्स पे बाइंड कर देते हैं, इसीलिए इनको हम सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडेड प्रोटीन कहते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडेड प्रोटीन यहाँ पे भी इन्होंने यहाँ पे बाइंड हो गए पैरेंट स्ट्रैंड पे, यहाँ पे भी पैरेंट स्ट्रैंड पे, जो इनको क्या करता है, इनको सेपरेट रखता है, इनको ये जुड़ने नहीं देता है और यहाँ पे टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं फॉर द न्यू डीएनए, नई डीएनए की टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। याद रखना, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक्ट करते हैं टेम्पलेट फॉर द न्यू डीएनए सिंथेसिस। ये पैरेंट स्ट्रैंड इसके लिए टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा, ये पैरेंट स्ट्रैंड इसके लिए टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा और दोनों स्ट्रैंड्स में साइमल्टेनियस रेप्लिकेशन हो जाती है। अब यहाँ पे जिप ओपनर यानी डीएनए हेलिकेज आगे आगे जाता है, सेपरेट करता है दो स्ट्रैंड्स को और पीछे से ये फिर से जुड़ना चाहते हैं, बट यहाँ पे एसएसबी प्रोटीन जो सिंगल स्ट्रैंड्स पे बाइंड करेंगे, इसीलिए हमको हम एसएसबी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं। जब सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन ये क्या करते हैं, ये सेपरेट, दे कीप दीस टू स्ट्रैंड्स सेपरेट और ये प्रोवाइड करते हैं टेम्पलेट फॉर द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। तो अभी तक मैंने आपको दो की फंक्शन पढ़ाई, डीएनए हेलिकेज और एसएसबी प्रोटीन। तो डीएनए हेलिकेज भी यहाँ पे पढ़ा हमने, एसएसबी प्रोटीन भी यहाँ पे पढ़ा, एक एक करके इनके फंक्शन भी हम लिखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर मैं बेटा आपसे कहूं कि बेटा मुझे डीएनए बना के दो, आप क्या बोलोगे, सर हमें प्रीरिक्वेस्टीज चाहिए। तो मैं बोलूंगा कौन सा प्रीरिक्वेस्टी है डीएनए बनाने के लिए, सर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो अगर हम प्रीरिक्वेस्टीज की बात करेंगे बेटा, प्रीरिक्वेस्टीज कौन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द डीएनए, फॉर द सिंथेसिस ऑफ द डीएनए, सर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स है बेटा। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन सा होता है बेटा, आपको ध्यान में रखना, जो पहले से हम पढ़ते आए हैं, डीएटीपी डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीजीटीपी डीऑक्सीगोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीसीटीपी डीऑक्सीसाइटिडीन ट्राइफॉस्फेट एंड डीटीटीपी डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। जब बेटा ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स आपके पास हो गए तो तभी आप डीएनए को सिंथेसाइज कर सकते हैं। कौन कौन सा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, डीएटीपी डीऑक्सीएडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीजीटीपी डीऑक्सीगोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीसीटीपी डीऑक्सीसाइटिडीन ट्राइफॉस्फेट एंड डीटीटीपी डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। जब ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स आपके पास हो गए तभी आप इनको कैटालाइज करोगे, जब कैटालाइज करोगे बेटा तभी नए डीएनए की सिंथेसिस कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये याद रखना, डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में हो जाती है, तो न्यूक्लियस में ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे और एक यहाँ पे एंजाइम आता है, इसको हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3। ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये क्या करता है, इन्हीं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को लेके यहाँ पे ये इनको कैटालाइज करेगा फ्रॉम 5 प्राइम टू द 3 प्राइम डायरेक्शन। याद रखना, डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या काम करता है, ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट है ये क्या करेगा, इनको कैटालाइज करेगा फ्रॉम 5 प्राइम टू द 3 प्राइम डायरेक्शन, यानी नए डीएनए की सिंथेसिस हो जाती है ऑलवेज फ्रॉम 5 prime to the 3 prime direction, and these deoxyribonucleotides are catalyzed by DNA polymerase 3. DNA polymerase 3 इनको कैटालाइज करता है। बट ये जो DNA polymerase 3 ये कुदरत को बोलता है मैं ये काम करूंगा, मैं कैटालाइज करूंगा deoxyribonucleotides का, बट एक शर्त है, जहां से मैं स्टार्ट करूं वहां पे मुझे डबल यानी मुझे एक छोटा सा फ्रेगमेंट चाहिए, जिस फ्रेगमेंट से मुझे लगेगा कि मैं डबल स्ट्रैंड से स्टार्ट कर रहा हूं। और यहां पे कुदरत इसके लिए ये काम भी करती है, ये आरएनए प्राइमर यहां पे लगाती है। ये जो आरएनए प्राइमर है ये शॉर्ट फ्रेगमेंट होता है आरएनए का, जो 5 to 50 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। और जब आरएनए प्राइमर यहाँ पे 5 प्राइम एंड से आ जाता है ना, तो डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ से स्टार्ट करके इन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ देता है, कैटालाइज कर देता है। सो यहाँ पे आरएनए प्राइमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आरएनए प्राइमर छोटा फ्रेगमेंट होता है आरएनए का, जो 5 to 50 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। और यहाँ आरएनए प्राइमर को यूज करके ये डीएनए पॉलीमरेज 3 इन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को यूज करके स्ट्रैंड नया डीएनए
डीएनए की सिंथेसिस कर जाता है, यानी यहाँ पे डीएनए न्यूली डीएनए सिंथेसाइज कर देता है, इसको हम कहते हैं बेटा कि डीएनए की सिंथेसिस हो गई। अब बेटा ये स्ट्रैंड, अब नई डीएनए सिंथेसिस हो गई, यहाँ पे नई सिंथेसिस यहाँ पे हो गई डीएनए की, एंड इज अ रेड स्ट्रैंड इज न्यूली डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है बेटा। तो ये डीएनए स्ट्रैंड है ना बेटा, ये कंटिन्यूअस होती है, ये कंटिन्यूअस बन जाती है बेटा फ्रॉम 5 प्राइम टू द 3 प्राइम एंड पैरेलल टू द पेरेंट स्ट्रैंड। एक पेरेंट स्ट्रैंड इज 3 प्राइम टू द 5 प्राइम, बट डीएनए की सिंथेसिस हो जाती है फ्रॉम 5 प्राइम टू द 3 प्राइम, ठीक है बेटा। एंड ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जहां पे स्ट्रैंड बन गई टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क, टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क, इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। सो ये जो लीडिंग स्ट्रैंड है ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन जाती है टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क। यहां पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए, यहां पे आपको दिख रहा होगा कंटिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड बन गई। इस स्ट्रैंड को हम बेटा लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। अब यहां पे दूसरी स्ट्रैंड है, इससे भी नई डीएनए की सिंथेसिस हो जाएगी, नई डीएनए स्ट्रैंड बन जाएगी। तो यहां पे भी 5 प्राइम टू द 3 प्राइम डीएनए की सिंथेसिस हो जाती है, यानी डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 इनको यूज करके यहां पे इस वाले स्ट्रैंड पे भी डीएनए की सिंथेसिस करेगा। बट यहां पे जो ये स्ट्रैंड है इस पे आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है डीएनए सिंथेसिस की, यानी डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो जाता है डीएनए के, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं डीएनए की। और ये स्ट्रैंड जो अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क जाती है जिसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं डीएनए की, इस स्ट्रैंड को हम बेटा ये भी 5 प्राइम टू द 3 प्राइम यानी एंटी पैरेलल टू द पेरेंट स्ट्रैंड बन जाती है, इसको हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। यानी लैगिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जो अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क जाती है जिसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं डीएनए की, ठीक है। तो यहां पे डिसकंटिन्यूअसली डीएनए सिंथेसाइज हो जाता है ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड। और अगर हम बात करेंगे इस वाले पॉइंट की सेमी डिसकंटिन्यूअस की, तो सेमी डिसकंटिन्यूअस ये होता है लीडिंग स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो जाती है डीएनए की। अगर हम लैगिंग स्ट्रैंड की बात करेंगे बेटा, लैगिंग स्ट्रैंड पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं, इसीलिए आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है रेप्लिकेशन यानी डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटिन्यूअस। सेमी डिसकंटिन्यूअस, एक कंटिन्यूअसली बन गया एक डिसकंटिन्यूअसली बन गया, इसी को हम सेमी डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। और बाई डायरेक्शनल यानी डीएनए की सिंथेसिस ऑलवेज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो जाती है। बट इफ वी टॉक अबाउट एट द रेप्लिकेशन बबल, एट द ओरिजिनल रेप्लिकेशन साइट, ये बाई डायरेक्शनल दोनों डायरेक्शंस में हो जाती है। और ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटिन्यूअस एंड बाई डायरेक्शनल, ठीक है बेटा। एक एक चीज यहां पे मैं मेंशन करता हूं, ठीक है बेटा। अब यहां पे लीडिंग स्ट्रैंड जो है कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन गई, बट लैगिंग स्ट्रैंड पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं। इन फ्रेगमेंट्स को बेटा हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं, यानी वो फ्रेगमेंट जो लैगिंग स्ट्रैंड पे बन गए, वो डीएनए की सिंथेसिस यानी यहां पे डीएनए की सिंथेसिस हो गई बट छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन गए। इन फ्रेगमेंट्स को हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं जो लैगिंग स्ट्रैंड पे बन जाते हैं। और जो ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स है ना बेटा, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स क्या करते हैं, इनको अब जोड़ना है क्योंकि हमें फ्रेगमेंट्स नहीं चाहिए, हमें टुकड़े नहीं चाहिए, हमें एक बड़ी सिंथेसाइजर डीएनए चाहिए, ठीक है बेटा। तो यहां पे और एक यहां पे आ जाता है, इसको हम कहते हैं डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। एंड यहां पे याद रखना डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए लाइगेज एंड डीएनए पॉलीमरेज 1 ये क्या करते हैं, ये निक सीलिंग करते हैं इन फ्रेगमेंट्स का, इन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट जो लैगिंग स्ट्रैंड पे बन गए, ठीक है बेटा। निक सीलिंग यानी ये कट्स को जोड़ देते हैं। डीएनए लाइगेज इसका ग्लू का काम होता है, लाइगेट एक्टिविटी करता है। और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इनको क्या काम कर देते हैं, इन स्ट्रैंड्स को जोड़ देते हैं टू फॉर्म द कंटिन्यूअस स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, इन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ देते हैं बेटा। अब अभी तक आप बताइए, क्या आपने हर कोई चीज यहां पे देखी? क्या आपको पता है आरएनए प्राइमर क्या है? क्या आपको पता है बेटे डीएनए हेलिकेज क्या है? क्या आपको पता है एसएसबी प्रोटीन्स क्या है? क्या आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज 3 का क्या काम है? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं? और डीएनए लाइगेज का क्या काम है? और आपके सामने अब ये ब्लैक वाली पेरेंट स्ट्रैंड थी, अब इनसे हमने और 2 स्ट्रैंड्स नई सिंथेसाइज की थी, सॉरी न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। एंड यहां पे आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है बेटा। अभी तक जो भी मैंने बोला एक
एक मिनट में नहीं, 5 मिनट में मैं इसको पहले रिपीट करता हूं, उसके बाद याद रखना हर कोई चीज आपसे एकदम में ब्रेन में सेट हो जाएगी और हर कोई क्वेश्चन जो डीएनए रेप्लिकेशन से पूछा जाएगा वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। आपसे ये वादा है, बट आप भी मेरे साथ एक वादा करेंगे, जिंदगी में किसी को हाइप नहीं देनी है। जो जैसा पढ़ाता है आपका फीस लेता है और आपको पढ़ाता है। अब लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर पर्सन्स को, पर्टिकुलर टीचर्स को इतनी हाइप देते हैं, वो उतने काबिल नहीं होते हैं। बड़े बड़े टीचर्स हैं जो फील्ड में काम करते हैं और ऐसे तरीके से सोसाइटी को, माशरे को फायदा पहुंचाते हैं, हम तस्वर भी नहीं कर सकते हैं। तो आपसे एक गुजारिश है कि आप किसी से पढ़ रहे हैं, अगर नहीं आता इसको पढ़ाना तो डायरेक्ट आप सीधे फेस पे बोल सकते हैं कि सर आपको पहले खुद मेहनत करनी है, ठीक है। अगर आता है पढ़ाना तो ज्यादा हाइप नहीं देनी है, वो आपका फीस लेता है, आपको पढ़ाता है और बिल्कुल आराम से आपको अपनी स्टडी करनी है। उसके बाद ऊपर वाले पे छोड़ना होता है कि वो क्या करेगा। तो जितना आप अपनी किताबों को देंगे उतना आप काबिल बनेंगे। जिंदगी में काबिल कोई नहीं होता है, काबिल पढ़ने से इंसान बन जाता है, ठीक है बेटा। तो हमने भी नीट दिया, नहीं क्वालिफाई हो गए, अब ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काम करने के बाद भी हम भी अपनी रोजी रोटी कमाएंगे, ठीक है बेटा। आप अभी जो काम कर रहे हो, आप में से कुछ डॉक्टर बनेंगे, कुछ नहीं बनेगा, आप कुछ दूसरा करना जो आप चाहते हैं और बिल्कुल एनर्जी के साथ रहना होता है और जो आपका मन चाहिए ना वही करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फिर से एक बार इसको रिपीट करूंगा, इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन एरे गेरे साइड से स्टार्ट नहीं हो जाते, पर्टिकुलर साइड्स होते हैं, इनको हम ORI साइट्स कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स कहते हैं। ये जो बेटा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स, इस पे डीएनए ए प्रोटीन बाइंड करता है और इनको सेपरेट करता है और स्ट्रक्चर बनाता है रेप्लिकेशन बबल। उसके बाद आपके एनसीईआरटी मेंशन करती है डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटिन्यूअस एंड बाई डायरेक्शनल, यानी डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो जाती है, बट एट द रेप्लिकेशन बबल बाई डायरेक्शनल होती है, ठीक है बेटा। तो अगर हम सेमी डिसकंटिन्यूअस की बात करेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड आपको पता ही है कंटिन्यूअस एंड लैगिंग स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस है, इसीलिए आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटिन्यूअस। तो उसके बाद जब डीएनए ए प्रोटीन क्या करता है बेटा, ये डीएनए ए प्रोटीन इनको सेपरेट करता रहता है और उसके बाद यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाता है, इसको हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क है, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे डीएनए हेलिकेज आता है। डीएनए हेलिकेज क्या काम करता है, ये एक्ट करता है जिप ओपनर, इन दो स्ट्रैंड्स को, पेरेंट स्ट्रैंड्स को सेपरेट करता है, ऐसे ऐसे चलता है और जैसे जिप है ना ऐसे ओपन करता है पेरेंट स्ट्रैंड्स को और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर देता है, ठीक है बेटा। ये डिपेंड होते हैं एनर्जी के ऊपर। उसके बाद ये जो स्ट्रैंड्स ने सेपरेट किए, ये चाहते हैं कि हम फिर से मिले, बट यहाँ पे एसएसबी प्रोटीन्स होते हैं जो सिंगल स्ट्रैंड्स पे बाइंड करेगा, यहाँ पे इस पे, यहाँ पे इस पे, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो दे कीप दिस स्ट्रैंड्स सेपरेट और उसकी वजह से बेटा क्या हो जाता है, उसकी वजह से ये टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं नई डीएनए सिंथेसिस के लिए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे बेटा, यहाँ पे अगर नई डीएनए की सिंथेसिस करनी है तो यहाँ पे हमें प्रीरिक्विजिट चाहिए, वो क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स है, डीएटीपी है बेटा, डीजीटीपी है, डीसीटीपी है, डीटीडीपी है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करेंगे, न्यूक्लियस में होती है प्रेजेंट, तो डीएनए रेप्लिकेशन भी न्यूक्लियस में हो, ये डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में ही हो जाती है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 3 इनको कैटालाइज कर देता है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। याद रखना, डीएनए पॉलीमरेज 3 कैटालाइज द डीएनए फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बट ये चाहता है कि मुझे एक फ्रैगमेंट आरएनए के चाहिए, उसे हम आरएनए प्राइमर कहते हैं। आरएनए प्राइमर एक छोटा फ्रैगमेंट होता है डीएनए का, जहां पे डीएनए पॉलीमरेज स्टार्ट करता है कैटालाइज करना किनको, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, आरएनए प्राइमर छोटा फ्रैगमेंट आरएनए का होता है जो 5 to 15 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, जो एक्ट करता है एज ए प्राइमर। उसके बाद यहाँ पे कैटालाइज हो जाता है और डीएनए सिंथेसिस हो जाती है। और ये जो स्ट्रैंड यहाँ पे बन गई टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क, ये कंटिन्यूअस होती है, इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और लैगिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होती है जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो होता ही है, तो डीएनए कैटालाइज होता है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। बट याद रखना बेटा, ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है, ये दूसरी स्ट्रैंड जो अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क जाती है, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनते हैं डीएनए की, इसलिए इसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन गए लैगिंग स्ट्रैंड पे, इनको हम ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। और जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स हैं, इनको जोड़ने आता है डीएनए लाइगेज एंड डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए लाइगेज और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या काम करता है, इन ओकाज़ाकी
फ्रेगमेंट्स को जोड़ देता है, निक सीलिंग करता है। आपके क्वेश्चंस में निक सीलिंग का वर्ड मिलेगा। निक सीलिंग होता है कट्स को सील करना, एक डीएनए लाइगेज करता है और डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है और उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रैंड बन जाती है। ठीक है बेटा, अगर हम आगे देखेंगे, अब इन जो आरएनए प्राइमर है, डीएनए हेलिकेज है, एसएसबी प्रोटीन्स है, डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ओकाज़की फ्रैगमेंट्स है, डीएनए लाइगेज है, इनकी हम फंक्शन लिखेंगे जो आपको जरूरी जाननी है। और यहां पे आप याद रखेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3 ऑलवेज कैटालाइजेस डीएनए फ्रॉम 3 प्राइम टू द 5 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है बेटा, 5 प्राइम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन कैटालाइज कर देता है। तो डीएनए पॉलीमरेज के कैटालाइजेशन के बावजूद भी एक तो कैटालाइज करेगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए की सिंथेसिस करने के लिए, इसके और भी फंक्शंस होते हैं, एक एक करके हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे। अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गई ना, तो याद रखना आपका डीएनए रेप्लिकेशन एकदम ब्रेन में सेट। जो प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा एंजाइम यूज हो जाता है, और ऊपर ऊपर से जो आपके एनसीईआरटी ने दिया है बस उतना ही उसमें पढ़े हैं। वरना डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स, उसमें इतना मजा है पढ़ने और पढ़ाने में, आप पूछोगे मत। वीडियो को बेटा पॉज कीजिए, इसके बाद हम आगे जाएंगे। ठीक है बेटा, इनके फंक्शंस लिखेंगे, उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। और याद रखना, दिस विल बी द मोस्ट ब्यूटीफुल वीडियो ऑन द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोग्रेस ऑन द होल यूट्यूब। ठीक है बेटा, करें इसको पॉज और आगे जाइए। ठीक है बेटा, पॉज करके इसको क्या करना है, इसको बेटा पहले आपको बनाना है, बहुत अच्छा है। और नोट्स, अगर हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए ना, तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं, आपके लिए मैं खड़ा हूँ हर वक्त। और मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी नाम हो, मैं भी मेहनत करता हूँ, आप भी मेहनत करो और मेरी वीडियोस को शेयर करो। एंड आफ्टर दैट आई कैन से कि मैं कामयाब हो गया। ठीक है, अभी बंद कमरे में भी मैं पढ़ रहा हूँ, तो अभी मुझे उतनी अच्छी मोटिवेशन बेटा नहीं आ जाती है। पहले पानी पियेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। चलिए बेटा, खुदर दिल करे मई जाए मठे माय निगारो काबज गुमूर में बुत खान से कर याद पे मई बो मशरफ थस जानान से कर याद पे मई बो। अब बेटा, और एक यहाँ पे एंजाइम आता है, दैट इज कॉल्ड टोपोआइसोमेरेजेस। अगर हम बेटा टोपोआइसोमेरेज की काम करते, देखिए यहाँ पे रेप्लिकेशन बबल पे, यानी रेप्लिकेशन फॉर, यहाँ पे ये जो डीएनए हेलिकेज आगे जाएगा ना, इन्हें सेपरेट करेगा 2 डीएनए को, तो आगे जो है आगे स्ट्रेन्स बन जाएंगी, यानी आगे स्ट्रेन आ जाएगा, जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं शुक। तो ये जो शुक है, इस शुक से बचने के लिए यहाँ पे कैंची आ जाती है। उन कैंचीज को हम बेटा कहते हैं, बेटा टोपोआइसोमेरेजेस। टोपोआइसोमेरेजेस का क्या काम होता है? ठीक है, टोपोआइसोमेरेज के क्या काम होता है? जब 2 डीएनए स्ट्रैंड्स आपस में दूर हो, ये जो हम सेपरेट करते हैं, उसकी वजह से आगे शुक हो जाता है, स्ट्रेन बढ़ जाता है। ठीक है बेटा, स्ट्रेन बढ़ जाता है, यानी सुपर कॉइलिंग हो जाती है, सुपर कॉइलिंग हो जाएगी। देखिए बेटा, अगर ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, ये हमने यहाँ पे ये किए, ठीक है बेटा, यहाँ पे अलग किया, तो जो हम अलग करेंगे तो जो आगे यहाँ पे सुपर कॉइलिंग हो जाएगी। ये जो सुपर कॉइलिंग है ना बेटा, इस सुपर कॉइलिंग से बचने के लिए यहाँ पे कैंची आ जाती है, जिनकी न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, कॉल्ड टोपोआइसोमेरेजेस। टोपोआइसोमेरेज जो बेटा होते हैं ना, ये सुपर कॉइलिंग से बचने के लिए यहाँ पे आते हैं, कैंची का काम करते हैं, न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है और यहाँ से इनसे हम बच जाते हैं। ये जो टोपोआइसोमेरेज है ना, ये कैंसर में एज ए इनहिबिटर्स यूज किए जाते हैं, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, सेल साइकिल एंड रिलेटेड द रेप्लिकेशन एंड कैंसर क्या होता है, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में 30 मिनट में निपटा दूंगा और आपको एक जबरदस्त हिसाब से मैं कंसेप्ट क्लियर करूंगा। ठीक है बेटा, जो जब भी अगर आप एमएससी के लिए
ले जाएंगे, बेसिक के ले जाएंगे, तब आपको मैं याद आ जाऊंगा। याद रखना मेरी बात। तो टोपोइसोमेर्स की एक्टिविटी क्या होती है? न्यूक्लियस एक्टिविटी काटने का काम करती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पहले बेटा आरएनए प्राइमर की। ठीक है बेटा, आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर लिखिए, इट इज ए शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए, short fragment of RNA made of 20 to made of 1 second 5 to 50 या 20 to 50 nucleotides, made of 5 to 50 nucleotides is required as a primer, is required as a primer। ये 20 to 50 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है या 5 to 50 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए जो एक्ट करता है एज ए प्राइमर। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे डीएनए हेलिकेज की, डीएनए हेलिकेज की क्या फंक्शन होती है बेटा? बिल्कुल आप लिखेंगे डीएनए हेलिकेज की क्या फंक्शन होती है। अगर हम डीएनए हेलिकेज की बात करेंगे, these are the enzymes, these are enzymes which bind to the both strands of the DNA, both strands of DNA, दोनों strands पे ये bind कर देता। ठीक है बेटा, on a replication fork, on a replication fork। ठीक है बेटा, उसके बाद ये क्या करते हैं? हेलिकेज मूव along the DNA, helicase move along the DNA helix, along the DNA helix and separate the strands, and separate the strands, और strands को बेटा separate करता है। ठीक है बेटा, their function is related to तो जिप ओपनर। ठीक है बेटा, जो मैंने आपको समझाया ओपनर, और ये डिपेंड होते हैं एनर्जी पे, डिपेंड ऑन एटीपी। तो सबसे पहले मैंने बेटा आरएनए प्राइमर आपको बोला, आरएनए प्राइमर शॉर्ट फ्रेगमेंट होती है आरएनए की जो 5 to 50 न्यूक्लियोटाइड्स की बनी होती है एंड इज रिक्वायर्ड एज ए प्राइमर, ये आपको पता है। उसके बाद डीएनए हेलिकेज, जो डीएनए हेलिकेज ये एंजाइम्स होते हैं जो बोथ स्ट्रैंड्स के साथ बाइंड कर देते हैं ऑन द रेप्लिकेशन फॉर्क। हेलिकेज मूव करता है अलोंग द डीएनए हेलिकेज और सेपरेट करता है दो स्ट्रैंड्स को। ठीक है बेटा, और इनकी फंक्शन जो है हेलिकेज की फंक्शन, दीज आर रिलेटेड टू द जिप ओपनर, जो आगे जिप को ओपन करेगा और पीछे से डीएनए स्ट्रैंड जो है ये सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, और ये डिपेंड है किस पे? एटीपी डिपेंड है, एटीपी पे डिपेंड है ये डीएनए हेलिकेज। ठीक है बेटा, ये आप लिखिए, इसके बाद हम बेटा आगे जाएंगे। अब नंबर 3 इज एसएसबी प्रोटीन्स। Number 3 is SSB proteins, single stranded binded proteins. Single stranded binding proteins. Single stranded binding proteins। अगर हम single stranded binding proteins की बात करेंगे, SSB proteins की बात करेंगे, ये bind करते हैं only to the single strand of the DNA helix। Bind only single strand of the DNA, single strand of DNA, only single strand पे बाइंड करते हैं, जो यहां पे मैंने दिखाया है। ठीक है बेटा, keep the strand separate, keep the strand separate and provide, keep the strand separate and provide the template for new DNA synthesis, provide the template for new DNA synthesis, न्यू डीएनए सिंथेसिस। तो यहां पे अगर हम एसएसबी प्रोटीन्स की बात करें, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये ओनली सिंगल स्ट्रैंड्स पे बाइंड करते हैं, इसीलिए इसको हम एसएसबी प्रोटीन्स कहते हैं। ये इन दो स्ट्रैंड्स को जो डीएनए हेलिकेज ने सेपरेट किए, इनको ये सेपरेट रखता है एंड इट प्रोवाइड्स टेम्पलेट फॉर ए न्यू डीएनए स्ट्रैंड, प्रोवाइड्स टेम्पलेट फॉर ए न्यू डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा।
तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे, इसके बाद अगर हम बेटा बात करेंगे लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड की, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड की, ठीक है बेटा। तो एक एक चीज यहाँ पे आपको लिखनी है, जितना आप लिखोगे बेटा कंसेप्ट समझ के बाद जितना लिखना जो है या नोट बनाना वो बहुत अच्छा होता है और बहुत काम आता है, ठीक है बेटा। तो इसके बाद अगर हम डीएनए सिंथेसिस की बात करेंगे, अगर हम बेटा डीएनए सिंथेसिस की बात करेंगे, डीएनए इज द प्रेजेंस ऑफ ऑल द 4 deoxyribonucleotide triphosphates, the presence of all the four deoxyribonucleotides like DATP, DGTP, DCTP, DTTP, ठीक है बेटा, DTTP is an essential prerequisite for replication take place, ठीक है बेटा। Since some new DNA strand, synthesis of new DNA strand is catalyzed by DNA polymerase 3, ठीक है बेटा। DNA polymerase 3 occurs in 5' to 3' direction, occurs in 5' to 3' direction, occurs in 5' to 3' direction, anti-parallel to the template strand, anti-parallel to template strand, ठीक है बेटा। synthesis of new DNA takes place on the both strands of DNA simultaneously, ठीक है, simultaneously दोनों स्ट्रैंड्स पे डीएनए रेप्लिकेशन हो जाती है, ठीक है बेटा। तो यहां तक बेटा अगर हम डीएनए की सिंथेसिस देखेंगे, द प्रेजेंस ऑफ ऑल द 4 deoxyribonucleotides लाइक DATP, deoxyadenosine triphosphate, deoxyguanosine triphosphate, deoxycytidine triphosphate, deoxythymidine triphosphate, ये एसेंशियल प्रीरिक्विजिट है फॉर द रेप्लिकेशन टेक प्लेस। सो अगर हम सिंथेसिस ऑफ द न्यू डीएनए स्ट्रैंड इज कैटालाइज्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज 3 को कैटालाइज करता है डीएनए पॉलीमरेज 3 इन द 5' to the 3' डायरेक्शन, यानी एंटी पैरेलल टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। दिस स्ट्रैंड इज टेम्पलेट स्ट्रैंड। अगर 3 to 5 है पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इनको पॉलीमराइज करेगा, यानी डीएनए सिंथेसिस करेगा फ्रॉम 5' to the 3' एंटी पैरेलल टू द पेरेंट स्ट्रैंड, ठीक है बेटा। तो सिंस ऑफ द न्यू डीएनए टेक्स प्लेस ऑन द बोथ स्ट्रैंड्स ऑन द डीएनए साइमल्टेनियसली, तो जो नई डीएनए की स्ट्रैंड्स जो नई डीएनए सिंथेसिस यहां पे हो गई, ये बोथ स्ट्रैंड्स पे ये इनकी रेप्लिकेशन हो जाती है, बट साइमल्टेनियसली बेटा, ये पहले इस पे या उसके बाद इस पे नहीं, साइमल्टेनियसली ऑन दिस स्ट्रैंड एंड दिस स्ट्रैंड, ये साइमल्टेनियसली हो जाता है। अब इसके बाद बेटा यहां पे आप लिखेंगे जो मैंने आपको पढ़ा है ना, ये वही मैं यहां पे बोल रहा हूं, ठीक है बेटा। जो मैंने यहां पे पढ़ा है वही मैं यहां पे डिक्टेट कर रहा हूं और आप लिख रहे हैं, ठीक है बेटा। 1 in 5' to 3' direction towards the replication fork which is continuous, 1 in 5' to 3' direction, 5' to 3' direction towards the replication fork, towards the replication fork which is continuous, ठीक है बेटा। एंड इसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं बेटा?
लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा दोनों स्ट्रैंड्स में साइमल्टेनियस रेप्लिकेशन हो जाती टू प्रोड्यूस द डॉटर मॉलिक्यूल्स। अगर हम बात करेंगे एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हो जाता है तो व्हाट इज द रेप्लिकेशन फॉर्क, एंड स्ट्रैंड को हम, ये कंटिन्यूअस होती है, इस स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। द अदर इन द डायरेक्शन ऑफ द 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है बेटा? The other in the direction of in the direction of 5 prime to the 3 prime, but away from replication fork, away from replication fork, which is discontinuous, इसको हम बेटा कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। इसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो दोनों parent strands में simultaneous replication हो जाए to produce the daughter molecules of DNA, one in the 5 prime to 3 prime direction towards the replication fork, इसको हम leading strand कहते हैं जो continuous होती है। one is from the 5 prime to 3 prime direction away from the replication fork, ये discontinuous होती है, इसको हम lagging strand कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? lagging strand कहते हैं। अब most important point जहां पे आपके क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी है, द इनकमिंग deoxyribonucleotides are added one another to 3' end of the growing DNA chain, to 3' end of the growing DNA chain। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ग्रोइंग डीएनए चेन है, जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स 3' की तरफ से जुड़ जाएंगे। मैं ये तस्लीम करता हूं डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता है, ये डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को पॉलीमरेज कर दे, कैटालाइज कर दे फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, बट जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड सब होंगे वो 3 प्राइम की तरह जुड़ जाएंगे, वो बेटा 3 प्राइम की तरह जुड़ जाएंगे। वही पॉइंट मैंने बोला था, इनकमिंग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड वन अनदर टू द 3' एंड ऑफ द ग्रोइंग चेन। जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये जुड़ जाएंगे टू वन अनदर फ्रॉम द 3' एंड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड चेन। इससे क्वेश्चन बनेगा, यहां पे हर कोई बच्चा चूक जाता है, तो ये जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड जो है ये ऐड हो जाएंगे, जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स है ये ऐड हो जाएंगे फ्रॉम द 3 प्राइम एंड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है बेटा? न्यूक्लियोटाइड चेन। अगर हम बात करेंगे अब किसकी, ये जो डिसकंटिन्यूअस, ये जो स्ट्रेन बन गई, ये जो स्ट्रेन डिसकंटिन्यूअस लैगिंग स्ट्रेन जो है, यहाँ पे फ्रेगमेंट्स बनते हैं, इनको हम बेटा ओकाजा की फ्रेगमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे ओकाजा की फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। इन ओकाजा की फ्रेगमेंट्स को बेटा जोड़ने का काम करता है, ये जो फ्रेगमेंट्स यहाँ पे लैगिंग स्ट्रेन पे बन गए, ओकाजा की फ्रेगमेंट्स इनको जोड़ने का काम करता है। एक तो डीएनए लाइगेज, यहाँ पे बेटा डीएनए लाइगेज मैंने बनाया है, ठीक है बेटा, डीएनए लाइगेज, और बेटा यहां पे काम करता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। याद रखना, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। सो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड डीएनए लाइगेज, इनकी एक्टिविटी होती है निक सीलिंग याद रखना, यानी कट्स को सील करना, जो यहाँ पे कट्स है इनको सील करना। ठीक है बेटा? उसके बाद अगर हम देखेंगे तो आरएनए प्राइमर का भी फंक्शन पड़ा है, डीएनए हेलिकेज का भी, एसएसबी प्रोटीन्स का भी, अब ओकाजा के फ्रेगमेंट्स का भी यहाँ पे देखा हमने, डीएनए लाइगेज का भी देखा। अब यहाँ पे बच जाता है डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है बेटा? ये डीएनए पॉलीमरेज 3। अब इसकी फंक्शन हम देखेंगे, उसके बाद 2-4-5 मिनट्स और उसके साथ इस लेक्चर को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा? अब बेटा डीएनए पॉलीमरेज 3 की फंक्शन आप लिखेंगे 3। ठीक है बेटा? डीएनए पॉलीमरेज 3।
ठीक है बेटा, डीएनए पॉलीमरेज 3। नंबर 1 फंक्शन है डीएनए पॉलीमरेज 3 की 5 प्राइम टू 3 प्राइम कैटालिटिक फंक्शन। नंबर 1 इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम कैटालिटिक फंक्शन। तो ये कैटालाइज करती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। कौन? डीएनए पॉलीमरेज 3। नंबर 2 जो है ये प्रूफ रीडिंग करता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रूफ रीडिंग फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, याद रखना। डीएनए पॉलीमरेज 3 ये कैटालाइज करता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बट ये प्रूफ रीडिंग करता है फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। देखिए डीएनए पॉलीमरेज 3 की फंक्शन होती है ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ देता है। तो जो ये जोड़ देता है, जब एक जोड़ा फिर दूसरा जोड़ा, उसके बाद पीछे देखता है, प्रूफ रीड करता है मैंने सही में जोड़ा है कि नहीं, क्या कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग यहां पे हो जाती है कि नहीं। क्योंकि यहां पे अगर कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं होगी तो दैट लीड्स टू द म्यूटेशंस, वहां से प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अगर ये मिस्टेक करता है बेटा, अगर ये मिस्टेक करता है, मिस्टेक को छोड़ के पहले मैं ये जो प्रूफ रीडिंग आपको समझा दूंगा। तो ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पे से, यहाँ पे मैं ऐसे, अगर यहाँ पे पेरेंट स्ट्रैंड पे ए है तो यहाँ पे कौन आना चाहिए सर, यहाँ पे टी आना चाहिए। अगर यहाँ पे जी है तो यहाँ पे कौन आना चाहिए, सी आना चाहिए। अगर ये प्रूफ रीड करता है क्या मैंने सच में कंप्लीमेंट्री बेस पे जोड़े कि नहीं, या कोई गलती हो गई, यानी ये प्रूफ रीडिंग करता है। ये आगे आगे बनाता है, आगे बनाता है स्टैंड को, पीछे पीछे देख के यहाँ पे प्रूफ रीड करता है फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम कि अगर कोई मिस्टेक हो। ठीक है बेटा, अगर कोई मिस्टेक हो तो ये प्रूफ रीड करता है फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। तो ये क्या तीसरी फंक्शन है, इट edits the mistakes। अगर अब इसने कोई मिस्टेक की है, it edits the mistakes if any। अगर ये कोई मिस्टेक हो गई, and remove the wrongly placed nucleotide base, and remove the wrongly nucleotide base। अब ये क्या करता है बेटा, नंबर 1 ये कैटालिटिक करेगा, कैटालिटिक फंक्शन करेगा फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। उसके बाद ये देखता है क्या मैं कंप्लीमेंट्री बेस पेयर उसको मिलाता हूं कि या कोई मसला हो गया। तो ये आगे जब जोड़ेगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, उसके बाद पीछे देखेगा, आगे जोड़ेगा उसके बाद पीछे देखेगा, यानी प्रूफ रीड करेगा फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अगर अब इसको लगा कि मैंने मिस्टेक की, अगर इसको लगा कि मैंने मिस्टेक की फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग के दौरान, अगर इसको लगा कि कोई मिस्टेक की तो ये मिस्टेक इसको एडिट भी करता है। तो 3 फंक्शंस याद रखना है डीएनए पॉलीमरेज 3 की। 3 फंक्शंस 3 है तो 3 फंक्शंस आप मेनली याद रखेंगे। 5 प्राइम टू 3 प्राइम कैटालिटिक फंक्शन, प्रूफ रीडिंग करता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये एडिट करता है मिस्टेक को। अगर कोई मिस्टेक इसने की तो उसको एडिट भी करता है, एंड रिमूव करता है रॉन्गली न्यूक्लियोटाइड बेस को ये रिमूव भी करता है। ये फंक्शन है डीएनए पॉलीमरेज 3 की। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा डीएनए पॉलीमरेज 3 की फंक्शन आपको समझ आ गई। अगर हम 1 की बात करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज 1 की, ठीक है बेटा, डीएनए पॉलीमरेज 1 की अगर हम बात करेंगे तो डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है बेटा, ये काम करता है नंबर 1, इसको एक काम होता है दैट इज helps to join Okazaki fragments। जो मैंने आपको बोला, helps to join Okazaki fragments, ठीक है बेटा, इन्हें लाइगेट एक्टिविटी भी है। एंड नंबर 2 इसकी फंक्शन होती है helps, नंबर 2 इज द रिप्लेसमेंट ऑफ द आरएनए प्राइमर, बेटा जो आरएनए प्राइमर है इसको लास्ट में रिप्लेस करना है। इसके रिप्लेसमेंट का काम यही डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है। ये जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, एक तो ये ओकाज़की फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करने में हेल्प देता है, और रिप्लेसमेंट ये जो आरएनए प्राइमर्स यहाँ पे है, जो यहाँ पे पहले से मैंने बोला आरएनए प्राइमर, इसको रिप्लेस करने का काम कर देता है ये डीएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है बेटा, अगर हम डीएनए पॉलीमरेज 2 की बात करेंगे, ठीक है बेटा, डीएनए पॉलीमरेज 2 की बात करेंगे बेटा, डीएनए पॉलीमरेज 2 की बात करेंगे, इसका भी फंक्शन होता है डीएनए रिपेयर प्रोसेस में हेल्प कर देता है, हेल्प इन डीएनए रिपेयर प्रोसेस, हेल्प इन डीएनए रिपेयर प्रोसेस। तो यहाँ पे इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स,
यहाँ पे बेटा क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है, सेकंड होता है एंड थर्ड होता है, और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन होता है, एंड यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज बेटा एप्सिलॉन होता है, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन होता है, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन होता है, या ईटा या क्या एप्सिलॉन मुझे पता नहीं है, करेक्ट क्या है, ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व इन प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, ठीक है बेटा, एक्टिविटी। तो अभी तक मैंने आपको डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 और एप्सिलॉन पढ़ा है। अगर बेटा यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 1 की बात करेंगे, दिस हेल्प्स टू जॉइन द ओकाज़की फ्रैगमेंट, बल मेनली डीएनए लाइगेज होता है और ये रिप्लेसमेंट करता है आरएनए प्राइमर की, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आरएनए प्राइमर की रिप्लेसमेंट करता है ये डीएनए पॉलीमरेज 1। नंबर 2 डीएनए पॉलीमरेज 2, ये क्या करता है, हेल्प इन डीएनए रिपेयर प्रोसेस, ये डीएनए रिपेयर प्रोसेस में बेटा हेल्प कर देता है, ठीक है बेटा। और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 की क्या फंक्शन है, कैटालिटिक फंक्शन फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, प्रूफ रीडिंग करता है फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और उसके बाद मैंने तीसरी फंक्शन, अगर कोई गलती होगी, मिस्टेक होगी तो उसको ये एडिट कर देता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई कैन से द ब्यूटीफुल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, अगर कोई गलती होगी तो खुद से करेक्ट कर देता है। ऐसे हमें भी डीएनए पॉलीमरेज 3 बनना है, यानी 3 बनना है, और अगर कोई हम गलती कर दे तो खुद से उसको हम सुधार सकते हैं, दूसरों को बोलने की जरूरत नहीं है, दूसरों को डोमिनेट नहीं होने देना है हमारी गलती पे, हमारी गलती है हमने कि हम खुद उसको करेक्ट करेंगे। आप कौन होते हो हमारे इसमें ये डिस्टर्ब करने वाली, ठीक है। तो डीएनए, बी द डीएनए पॉलीमरेज 3 इन योर लाइफ, खुद अगर कोई मिस्टेक हो जाएगी, खुद बनाने का काम करो, खुद गलती को देखने का काम करो और खुद गलती का सुधारने का काम करो। तो जब ये तीन काम आप करेंगे तो उसके बाद आई कैन से कि आपकी लाइफ जकास हो जाएगी, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 3, उसके बाद एप्सिलॉन भी, ये भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी में मदद देता है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे टोपोआइसोमेरेज का काम आप लिखेंगे, उसी से हम कंप्लीट करेंगे ये डीएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है बेटा। तो मैं बहुत एनर्जी के साथ पढ़ाता हूँ, तो लास्ट में मेरी एनर्जी थोड़ी बहुत डाउन हो जाती है, क्योंकि पहले से ही जब मैंने आपको ये कंसेप्ट पहले 30 मिनट्स में पढ़ाया तो मैंने बहुत चिल्लाया, मैं चिल्ला के पढ़ाता हूँ, इसीलिए लास्ट में जब मैं थोड़ी लिखाता हूँ ना तो आराम से बोलता हूँ। आप इसमें थोड़ा बहुत देखना, ठीक है बेटा, खुद एनर्जेटिक रहना। यहाँ पे ये जो गला है ना, गला खुश्क हो जाता है जब आगे यहाँ पे, तो अगर ऑफलाइन क्लास में होगी तो अगर उधर लड़का बोलेंगे भी तो चलेगा, बट इस ऑनलाइन कोई अगर एडिट करेगा और उसके बाद खत्म। टोपोआइसोमेरेज, ये वाला टोपोआइसोमेरेज, टोपोआइसोमेरेज का क्या काम होता है बेटा। अगर हम टोपोआइसोमेरेज की बात करेंगे, तो जो टोपोआइसोमेरेज असल में 2 किस्म के होते हैं, टाइप 1 डीएनए टोपोआइसोमेरेज, टाइप 2 डीएनए टोपोआइसोमेरेज। बट यहाँ पे आप लिखेंगे ये जो टोपोआइसोमेरेज है, इनकी न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, इनकी न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है बेटा, as a double helix of the DNA separate, ठीक है बेटा, as the double helix of DNA separate, as a double helix of DNA separates from one side and replication proceeds. Supercoils are formed at the other end. Supercoils are formed on the other end. देखिए बेटा, अगर हम टोपोआइसोमेरेज की काम करेंगे, एक साइड से डीएनए हेलिक्स जो है ये सेपरेट हो रहा है। जब ये सेपरेट एक साइड से हो जाएगा, दूसरे साइड से सुपर कॉइलिंग शुरू हो जाएगा, सुपर कॉइलिंग बन जाएगी। उस वक्त यहाँ पे टोपोआइसोमेरेज आके ये न्यूक्लियस एक्टिविटी करते हैं और वहां पे काट देते हैं उसको, और टू ओवरकम फ्रॉम द सुपर कॉइलिंग ये टोपोआइसोमेरेज न्यूक्लियस एक्टिविटी का काम कर देते हैं, ठीक है बेटा। ये क्या करते हैं, कट द टू स्ट्रैंड्स। सो यहां तक बेटा मैंने आपको डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाया,
एंड इसके बाद अगर आप सच में नोट्स बनाते हैं, सच में यहाँ पे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं, इसके बाद आप देखिए हर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए, चाहे बोर्ड का। अगर बोर्ड में आ जाएगा डिफाइंड डीएनए एप्लीकेशन प्रोकैरियोट्स, फिर आप ऐसे लिखेंगे तो जो एग्जामिनर जो वहाँ पे वो चेक करेगा ना पेपर, उसके रोंगटे खड़ा हो जाएंगे कि इस बच्चे ने कैसे ही लिखा है। ठीक है, डीएनए एप्लीकेशन चाहे आपका सीबीएसई हो, बोर्ड हो, या नीट, या कोई और कम्पिटेटिव एग्जाम हो, याद रखना हर किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स पढ़ते हैं, हम अभी एमएससी में हैं, तो वहाँ पे भी ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं और वो बोलते हैं कि हम आपकी लेक्चर्स देखते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।